नमस्कार। जानकारी के इस सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार अपने इस कार्यक्रम में ऐसे विषय लेकर आते हैं जो आपसे, हमसे और इस समाज से जुड़े हुए हैं और उस विषय के माध्यम से आप सबको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जागरूक होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक करें और इसीलिए हम सकारात्मक ऊर्जा के लिए लेकर आते हैं सुविचार। तो आइए जानते हैं कि क्या है आज का सुविचार। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी रहते हैं। जी हाँ, तभी कहते हैं कि मुश्किलों से कभी नहीं हारना चाहिए। मुश्किलों से जो लड़ता है उसी को मंजिल मिलती है और वही विजयी कहलाता है। और जागरूकता के इस कदम के ओर आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी, आज है विश्व दूरसंचार दिवस और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दूरसंचार यानी कि दूर बैठे लोगों से अलग अलग माध्यम से उनसे बात करने का एक ज़रिया दूरसंचार, जिसने समाज में पिछले कई वर्षों में एक नई क्रांति के साथ जो आगे बढ़ रहा है और उसके बारे में हमारा जानने का प्रयास रहेगा आज के हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। आइए उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। हमारे बीच में हैं श्री महीधर पंत जी, आप वरिष्ठ उप महानिदेशक हैं दूरसंचार विभाग के। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हैं यतीश कथैरिया जी, जो कि उप महानिदेशक हैं दूरसंचार विभाग। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे करते हैं सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है और चूंकि दिवस ही है विश्व दूरसंचार दिवस, तो ये क्यों मनाया जाता है और ख़ास तौर पर 17 मई को ही इसको मनाने की शुरुआत क्यों की गई? सर्वप्रथम तो ये बताना है कि ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे है। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड संस्था है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम करना और पूरे वर्ल्ड में सामंजस्य बैठाना कि जैसे यहाँ की कॉल अमेरिका तक जा सके, वहाँ की कॉल यहाँ तक आ सके। नहीं तो क्या होगा कि अगर ये सब नहीं होगा तो कोई कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएगा, कोई कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएगा और एक दूसरे तक कॉल नहीं पहुँच पाएंगी। इस संस्था की स्थापना जो है 17 मई 1865 को की गई थी। उसी के संदर्भ में 17 मई को टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे पुरानी संस्था है और तब से लगातार ये जो पूरे संसार में जो क्रांति हो रही है दूरसंचार की, उसको जो लीड करता है वो यही टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लीड करती है। इस बार का इस वर्ष का जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। ये बहुत ही रेलेवेंट है। कोविड के समय में तो इसको और ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। लिहाजा मेरे ख्याल से इसी वजह से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इस बार इस सब्जेक्ट को चुना है और वर्ष भर इस पर कार्य होगा, इस पे सिम्पोजियम्स होंगे और इस सब्जेक्ट को एकेडमिशिया के और जो टेलीकम्युनिकेशन के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बात करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ जी, थीम तो आपने हमें बता ही दी है कि इस वर्ष की जो थीम है, हर बार कोई ना कोई थीम रहती हो, इस वर्ष की थीम आपने हमें बताई। यतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हम लोगों का एम है, दूरसंचार का जो क्षेत्र है, इसमें अभी हम लोग अल्टीमेट एम को अचीव नहीं कर पाए हैं। निरंतर इसमें प्रयास होते जा रहे हैं कि हम और एडवांसमेंट करें, लेकिन उससे लोगों को जागरूक करने के लिए एक थीम बना लिया जाता है जिस थीम की मदद से
बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पेपर्स लिखे जाते हैं और जगह जगह इनके ऊपर डिस्कशन होता है और लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है ताकि उस विषय से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो विश्व के जितने भी देश हैं उनमें रहने वाले लोगों को उसकी जानकारी मिले और उससे वो लाभान्वित हों, ताकि दूरसंचार क्रांति में वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निकल लोग होते हैं, उसके यूज़र्स होते हैं जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग किसी रिसर्च की बात करते हैं तो हम लोगों को यूज़र पार्ट को भी ध्यान रखना होता है, वरना केवल रिसर्च होती रहेंगी और लोग नई नई आविष्कार करते जाएंगे, साथ में उनके यूज़र्स की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोग एक्चुअल में ये नहीं जान पाएंगे कि हम लोगों ने जो विकास किया दूरसंचार के क्षेत्र में वो कितना हुआ और किस स्तर तक पहुंच गया। एक बात मैं ऐड करूं इसमें कि ये प्रोजेक्टेड है कि जो 65 प्लस ईयर्स के लोग हैं वो 1.5 बिलियन हो जाएंगे 2050 में। तो एक इतनी बड़ी एक आदमियों की संख्या रहेगी जिसको कि टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए करना होगा आगे। इस वजह से ही ITU ने इस बार इस सब्जेक्ट को चुना है। जी, तो इसका मूल्यांकन सर कैसे करते हैं? देखिए, इसमें जैसे इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आएंगे ई-हेल्थ, एम हेल्थ, मोबाइल हेल्थ या टेलीमेडिसिन, सारे इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक्स। हाँ, या फिर आएगा जैसे प्रिवेंशन ऑफ इलनेस बाय मॉनिटरिंग रेगुलरली। आप लोग जो तमाम इस तरह के गैजेट्स आ रहे हैं जो कि आदमी की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, जैसे जो लोग बड़े हो जाते हैं उनको सुनने में दिक्कत आती है या देखने में दिक्कत आती है, तो कई सारे ऐसे सेंसर्स डेवलप हो रहे हैं जो कि इन चीज़ों को आसान करें। इसके अलावा एक जैसे जब आप बड़े हो जाते हैं तो एक लोनलीनेस की समस्या आती है, आप अकेले पड़ रहने लगते हैं, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, वो बहुत हेल्पफुल है। आप संसार से जुड़े रहते हैं हर वक्त, आप अकेले बैठे हैं कमरे में लेकिन आप संसार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उस तरीके के कई सारे ऐप्स डेवलप करना, उस तरीके के चीज़ों को डेवलप करना, ये सब काम इसके अंतर्गत होगा। सर, इसमें एक बहुत अहम बात, चूँकि आपने कहा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लोग संसार से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक ये भी ड्रॉबैक है, मतलब एक दुष्परिणाम है कि घर में जो आपके आसपास है उससे हम दूर हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अभी अगर आप ये बात देखें तो जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़ा बदल रहे हैं। अब संसार एक विलेज है, जो हमारे सामने बैठा है और जो अमेरिका में बैठा है वो दोनों एक ही हैं। कोई अंतर नहीं है कि हम अपने बगल के कमरे में जो व्यक्ति बैठा है उससे बात करें इलेक्ट्रॉनिकली, या हम अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात करें, वो उसमें कोई डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह गया है। द वर्ल्ड इज़ अ विलेज नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मोबाइल की बात आई है तो दूरसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है मोबाइल, जो लगभग हर किसी के पास में है। तो जब मोबाइल है तो जाहिर है कि आपको नेटवर्क भी चाहिए, और उस नेटवर्क के लिए बहुत सारे अलग अलग जगह पर टावर लगाए जाते हैं। तो टावर्स को लेके बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं कि ये कितने सुरक्षित हैं। यतीश सर, आपसे जानना चाहेंगे। असल में जो भी मोबाइल टावर हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये किसी भी जीव जंतु के लिए, मानव जीवन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी तरंगे नहीं निकलती हैं जिससे किसी को किसी भी तरीके के स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पंक्षी हो, चाहे मानव जीवन हो। ये केवल भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, इससे ये बीमारी हो जाती है और ये नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरीके से ये सुरक्षित है। अभी जैसे 5G की कुछ बातें चल रही थी कि 5G की टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, जबकि असलियत तो ये थी कि 5G का कहीं नाम निशान आज तक नहीं है। 5G है ही नहीं, तो उसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या होंगे? नहीं, वो समाज में एक भ्रम के तौर पर फैल रही है। बिल्कुल भ्रम के तौर पे वो फैल रही है। तो इस वजह से उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए और ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसी पे विश्वास करना। जी, तो भारत सरकार के क्या मानक हैं इसकी सुरक्षा को लेकर, यानी मोबाइल टावर्स की सुरक्षा को लेकर? एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन है, जिसके सहारे आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, बेसिकली ये विकिरण तो है,
लेकिन ये जो विकिरण है, ये जो टावर, आपकी कनेक्टिविटी कैसे आती है, आप टावर से आपके टेलीफोन के बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा, इसी को विकिरण आप बोलते हैं। अब ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि ये नहीं है, इस बात का पता लगाना है। ये जो विकिरण है इसको बोलते हैं नॉन आयनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज नॉन आयनाइजेशन? कोई भी जो विकिरण है वो हमारे शरीर पर एक ही तरीके से प्रभाव डाल सकता है जब वो हमारे सेल को तोड़ दे जी। ये जो विकिरण है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे सेल्स को नहीं तोड़ पाता है। ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत सेल को गर्म करता है, जैसे आप आँख कान के पास लगाते हैं, थोड़ा गर्मी आपको महसूस होती है, बस इतने तक ही इसका असर होता है, इसके बियॉन्ड इसका असर नहीं होता है। लेकिन अगर आप चले जाते हैं एक्सरे पे या इस तरह की चीज़ों पे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बड़े छोटे बच्चों को कभी एक्सरे के लिए थोड़ा डॉक्टर अवॉइड करता है। वो इसलिए अवॉइड करता है कि एक्सरे से ज़्यादा अगर एक्सपोजर होगा तो उससे हो सकता है कि जो सेल है वो टूट जाए। सेल का टूटने का मतलब ये होता है कि कोई नया सेल डेवलप हो जाए। नया सेल डेवलप होने का मतलब है कि ये एक तरीके का कैंसर हो सकता है। लेकिन जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पार्ट है उसमें, जिसमें कि ये हमारा मोबाइल टेलीफोनी आती है, इसमें जो है ये नॉन आयनाइज्ड है, इसमें वो सेल नहीं टूट पाते हैं जी। इस वजह से जो है इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक संस्था है ICNIRP, ये नॉन NGO है ये, और इसको UN ने इसको मान्यता दे रखी है। इसका काम है कि रेडिएशन पे वर्क करना। इसने जो है ये कहा कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का एमिशन लेवल है ये F/200 से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, F/200 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब इंडिया में इस पर बात हुई, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने ये कहा कि हम एबंडेंट प्रिकॉशन लेते हैं। एक वर्ड यूज़ किया गया, एबंडेंट प्रिकॉशन। और उस एबंडेंट प्रिकॉशन में उन्होंने कहा कि हम यहाँ की रेंज जो है F/2000 कर देते हैं, हम 10 टाइम्स और ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। और जो भी यहाँ पर जितना भी मानक हैं, जितना भी यहाँ विकिरण हो रहा है मोबाइल में, वो इस F/2000 वाट पर स्क्वायर मीटर से कम रखा जा रहा है, जिससे कि कोई अगर चांस भी कहीं कुछ है तो वो बिल्कुल किसी प्रकार से ना हो। सिमिलरली जो टेलीफोन सेट है इसमें एक होता है SAR वैल्यू, इसको कहते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। ये कहा जाता है कि ये जो है इसका मानक जो ICNIRP ने रखा है वो रखा है 1.6 वाट पर kg और पर kg एवरेज्ड ओवर 1 ग्राम ऑफ टिश्यू। तो अगर आप सेल चाहें तो हर एक जो भी, जब आप कोई भी नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें उसकी SAR वैल्यू दी रहती है और ये हमेशा 1.6 वाट पर kg से नीचे होती है। बहुत अच्छे जो सेट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत कम है और जो थोड़ा कम चाइनीज सेट या जो भी आप बोलिए, इनकी वैल्यू 1.6 वाट पर kg से तो कम है लेकिन इसके आसपास है जी। तो अगर 1.6 वाट पर kg SAR वैल्यू है से कम है और अगर विकिरण जो बेस स्टेशन से आपके मोबाइल तक हो रहा है वो अगर F/2000 से कम है तो वो बिल्कुल सेफ है। इसलिए ये किसी भी प्रकार का इसमें कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का। अगर मन में डर है तो वो निकाल दिया जाए, खतरा नहीं है। एक्चुअली जो हमें तो ये लगता है, हम लोगों ने बहुत काम किया है इस पर, हम लोगों को ये लगता है कि जो टावर का साइज होता है वो कहीं ना कहीं मन में एक भ्रांति पैदा करता है कि वो टावर जो है उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। एक्चुअली टावर तो एक आयरन का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है उसमें एंटेना लगे रहते हैं छोटे छोटे, जो बहुत बार दिखते भी नहीं है लोगों को, उनसे विकिरण होता है, ना कि टावर से होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसलिए जो ये सब वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यू का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी किया हुआ है कि हम लोग रेगुलरली जो है सडन रैंडम चेक करते हैं जो टावर्स हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। और हम लोगों के पास ये कहा गया है कि एटलीस्ट 10% जो है टावर आपको एक साल में टेस्ट कर लेना है। तो
तो हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम हमारी टीम्स जाती हैं फील्ड में, रेंडमली चेक करती है, और अगर कहीं कोई, वैसे तो हम लोगों को कहीं गलत मिलता नहीं है, बहुत सारे टावर्स हमने चेक कर लिए हैं अब तक, हमें गलत नहीं मिला है, लेकिन प्रावधान है कि अगर कहीं कहीं भी ज़्यादा मिलेगा तो उसमें जो है 10 लाख रुपए प्रति BTS फाइन लग जाएगा ऑपरेटर के ऊपर। ओके। तो वो लोग भी बचते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग भी बचते हैं, ऐसा कोई काम वो लोग नहीं करते हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। यानी कि अगर घर की छतों पे भी टावर लगे हैं तो उसके लिए कोई आपको चिंता की कोई बात चिंता नहीं वाली है। कोई बात नहीं जी है। सर, इसके अलावा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये टावर जो है बहुत सारे अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं, तो एक ही जगह पे वो सारे टावर लगा दिए जाए? मैं आपके इस जवाब देने से पहले एक थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ पंसर के उसमें कथन में। अगर जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा और आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी SAR वैल्यू क्या है, तो आप इसमें *#07# ये डायल कर दीजिए, तो आपको उसकी SAR वैल्यू मिल जाएगी, *#07#। ओके। और उसके बाद में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये सेलुलर टेक्नोलॉजी है। ये हम लोगों के हेक्सागन शेप में जो सेल्स बनाए जाते हैं उसके लिए एक टावर सफिशिएंट होता था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा उस हिसाब से उन बड़े सेल्स को छोटे सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कोई भी तरंगे हैं उनको कवर करने का एक दायरा होता है, एक वो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पाएंगे। इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि एक शहर में अगर 1000 टावर्स की ज़रूरत है तो हम उसे शहर के किसी एक किनारे में एक साथ लगा दें और वो पूरे शहर को सेवाएं दे पाए। हम लोगों के क्षेत्रों के हिसाब से हर क्षेत्र को सेवा देने के लिए छोटे छोटे सेल्स में इसे बांट के वहाँ पे टावर लगाना होगा और उससे हम लोग उसको सेवा दे पाएंगे। इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे पब्लिक को सेवाएं दी जाती है। जी, तो ये याद रखें कि जो अगर आपके मन में भी ये भ्रांति आपने पाल रखी है कि टावर से, यानी कि जो मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं इनके रेडिएशंस जो हैं, जो तरंगें निकल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मन से ये जो डर है इसको निकाल दीजिए। और अगर आप किसी चीज़ की SAR वैल्यू निकालना चाहते हैं मोबाइल की, तो उसके लिए जैसे कि सर ने बताया कि *#07# आप डायल करेंगे, उसकी SAR वैल्यू जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर साफ साफ नज़र आ जाएगी। पंत सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि मोबाइल को लेके भी बहुत सारे न्यूज़ आए दिन आती हैं कि कहीं पे मोबाइल फट गया, किसी का मुंह जल गया, कुछ हो गया। तो अक्सर होता है कि हम मोबाइल जो है चार्जिंग पे लगाकर बात करते हैं या बैटरी कम है तो बात करते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग भी उस पर टोकते हैं कि मत लगाओ, सुना नहीं कि मोबाइल फट गया था। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा तो मोबाइल अपने आप में सेफ है, ये बात ठीक है। एज ए प्रिकॉशन आप उसको, जब आप उसको बैटरी उसकी चार्ज करते हैं उस वक्त आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल पुराना होता जाता है वैसे वैसे बहुत बार वो बैटरी ख़राब होने लगती है और देखा होगा वो फूलने लगती है। जब वो स्थिति आती है तो आपको बैटरी चेंज कर देनी चाहिए अपने मोबाइल की। अगर आप बैटरी चेंज नहीं करेंगे और उसके अगर जो जहाँ पर वो बैटरी कनेक्ट होती है वहाँ पर अगर कोई मटेरियल जमा हो गया है तो कभी कभी वहाँ पर वो बस्ट करने की संभावना रहती है। तो 2 प्रिकॉशन तो लेने ही चाहिए। जिस वक्त आप चार्ज पे लगाए हुए हैं उस वक्त आप कोशिश करिए कि आप बात ना करें। दूसरा ये है कि जब बहुत पुरानी बैटरी हो जाए तो उसको बदल दीजिए, ये एक नॉर्मल तरीका है जी। तो ये भी हमारे दर्शक जो हैं इस बात का याद रखें कि जब भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि सर ने बताया बैटरी फूल रही होती है, उसमें से बहुत सारा मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहा होता है और उस वक्त भी आप कंजूसी करते हुए उस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा टाइम और चला लेंगे इसको किसी अलग तरीके से चार्ज करके, तो वहाँ पर आपके लिए ख़तरा हो सकता है। अगर उस ख़तरे से बचना है तो आपको अपनी इस कंजूसी को जो है वो दूर रखना होगा और जो सेफ़ तरीका है उसको अपनाना होगा। तो बहुत सारे सवालों की जानकारी मतलब आपसे हम जानना चाह रहे थे, बहुत सारे मन में अभी भी सवाल हैं। 5G की सर आपने शुरुआत में बात की, तो 5G को लेके भी एक भ्रांति पूरे समाज में फैली हुई है और ये समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि एक बीच में एक समय आया जब लोगों को करंट महसूस हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि 5G ट्रायल हो रहा है, ये इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। तो क्या हकीकत है इसकी, वो हमें ज़रूर बताएं। इसमें
करंट लग रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। और हकीकत ये है कि जब हम लोगों को बचपन में विज्ञान पढ़ाया जाता था जी। तो ये बताया जाता था कि कंघे को बाल से रगड़ें तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता था। जी। तो हर वो चीज़ जो घर्षण उत्पन्न करती है उससे कुछ ना कुछ छोटी मात्रा में विद्युत उत्पन्न होता है। हो सकता है ये सब किसी वजह से उनको कुछ झटके लगे हो, उन्होंने उसे 5G के नाम से दे दिया हो। 5G का ट्रायल अभी थोड़े दिन पहले हुआ है और वो भी सारी जगहों पे नहीं हुआ, जबकि लोगों को झटके बड़ी सारी जगहों पे महसूस हो रहे थे। और 5G के ऊपर जो स्पेशलाइज चीज़ें हैं वो सर को मेरे से ज़्यादा जानकारी है, तो अपन सर थोड़ा इस बारे में। देखिए 5G जो है वो बहुत, अभी तो इसके जो स्पेक्ट्रम है उसका जो है ऑक्शन हो रहा है अभी, और 2022 के अंत तक 5G को जो है रोल आउट किया जाएगा देश भर में। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहां वो रोल आउट होगा शुरू में, क्योंकि 5G में नंबर ऑफ एंटेना बहुत ज़्यादा चाहिए। इस वजह से जो है वो अभी थोड़ी जगह शुरू होगा, फिर धीरे धीरे उसको पूरे इंडिया में आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में लगेगा, बनारस में लगेगा अभी शुरू में 22 में, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जी। और दूसरी बात, एक जानकारी और, चूँकि अब बात चल रही है टेलीकॉम की, कि इस वक्त भारत में 1100 मिलियन मोबाइल टेलीफोन काम कर रहे हैं जी। और करीब 800 मिलियन जो है ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं, जो लोग की डाटा का ट्रांसफ़र इधर से उधर करते हैं जी। तो एक इतनी बड़ी संख्या में जब मोबाइल टेलीफोन और इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर करना है, तो जो टावर हैं वो तो बहुत लगाने ही पड़ेंगे। और अभी जब 5G आएगा तो ये टावर इतने ज़्यादा लगेंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है जी। और चूंकि इसमें टेक्नो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्योंकि टावर लगाने में पैसा भी लगता है, इसलिए ये रोल आउट धीरे धीरे होगा 5G का जी। पैसा लगाने की आपने बात कर दी, पैसा कमाने की भी हम बात करेंगे कि किस तरह से दूरसंचार से हम पैसा जो है कमा सकते हैं। लेकिन चूंकि वक्त हो चला है आज़ादी के यादगार पन्नों का, तो आइए जानते हैं कि क्या है ख़ास आज़ादी के यादगार पन्नों में आज। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। 22 नवंबर 1830 को झांसी के एक कोली परिवार में जन्मी झलकारी बाई ने सिद्ध किया कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रशिक्षण से हर असाध्य लक्ष्य को साधा जा सकता है। पिता सैनिक थे तो जन्म के साथ ही हथियारों से दोस्ती हो गई थी। उम्र बढ़ने के साथ ये दोस्ती भी गहरी होती गई। झलकारी बाई की शादी भी एक सैनिक के साथ हुई। एक बार झलकारी बाई किसी अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई के सामने गईं, तो रानी हैरान रह गई। हैरानगी इसलिए क्योंकि झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उसी दिन से रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई में घनिष्ठता बढ़ने लगी। 1857 की क्रांति में झांसी पर अंग्रेजों ने हमला किया। एक सेना नायक ने विश्वासघात किया और झांसी के अभेद्य किले पर खतरा मंडराने लगा। अंग्रेज किले तक पहुंचने में सफल रहे और रानी घिर गईं। तब झलकारी बाई ने कहा कि आप जाइए और मैं आपकी जगह लेती हूँ। रानी निकल गईं और झलकारी उनके वेश में लड़ती रहीं। जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को पकड़ लिया। अंग्रेज सेना खुश हुई कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया। उनकी बात सुन झलकारी बाई हंसने लगी। ह्यूरोज को लगा ये पागल हो गई है। झलकारी बाई के अंत को लेकर तमाम मतभेद हैं। कोई कहता है ह्यूरोज ने झलकारी बाई को छोड़ दिया था, कोई कहता है तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था।
झलकारी बाई की कहानी आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी, और नमस्ते यूपी में आज हम बात कर रहे हैं विश्व दूरसंचार दिवस की। हमारे एक्सपर्ट इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और डेटा की भी बात कर रहे थे। लेकिन डेटा से पहले एक बार फिर हम अपने सर से जानना चाहेंगे कि जो SAR वैल्यू की बात हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि *#07# के माध्यम से अपने मोबाइल से आप ये डायल करेंगे और आपको SAR वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये फिर से जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि SAR वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सेव है और किसके बाद ख़तरनाक है। सर, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो, जो कि एक्चुअली क्या है कि मोबाइल टेलीफोन जो है ये भी एक एंटेना है। इसमें एक एंटेना लगा है जो कि BTS में जो लगा एंटेना है, जो आप टावर बोलते हैं, उसके बीच में संवाद स्थापित करता है। तो इसका भी अपना रेडिएशन है, उसका भी अपना रेडिएशन है। उसके रेडिएशन की बात हमने कर ली कि वो F/2000 से कम होना चाहिए। यहाँ जो है इसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये कान के पास आप लगाते हैं, अपनी बॉडी के पास लगाते हैं, तो इसको कहते हैं कि हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है उसको, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है वो 1.6 वाट पर kg एवरेज्ड ओवर 1 ग्राम ऑफ द टिश्यू, इतने से कम होना चाहिए। अगर इतने से कम होगा तो ये बिल्कुल सेफ है, फिर आपके पास कोई समस्या आपके कान को या उसके आसपास के एरिया को नहीं आएगी जी। तो ये फिगर है, और इस फिगर का सभी जो, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी वो है चीज़ है, तो इसको हर एक मोबाइल जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है, लेकिन फिर भी इसको अगर देखना है तो वो एक तरीका है कि आप *# और 07# लगाइए और अपने उसमें जब भी चाहिए देख लीजिए क्या है उसकी वैल्यू। मतलब मन की संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है जी। और सर, डेटा बेस की हम बात कर रहे थे, तो डेटा ट्रांसफ़र की भी बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, हम अपना डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं ईजिली। लेकिन इसी डेटा के बीच में बहुत सारे चोर भी बैठे हुए हैं, यानी कि जो साइबर क्राइम को एक बड़े लेवल पर आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ के एक उसको पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जा सकता है, उसके लिए क्या कर रही हैं सरकारें? देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्रचलित कहावत कह लें कि क्राइम लीड्स, लॉ फॉलोज। इसमें सबसे पहले ये हम लोगों को करना होगा कि साइबर क्राइम जो भी आज हमारे समाज के बीच में व्याप्त हैं, हम खुद ही उससे ये तरीके निकालें ताकि हम लोग उससे बच के चलें। सबसे पहले चीज़ है कि जो टेस्टेड साइट्स हैं जिनमें HTTPS लिखा हुआ होता है, केवल उन्हीं को यूज़ करें। साइड में उसमें लॉग बन के आता है, जो भी वेबसाइट वगैरह देखते हैं। HTTPS वैसे तो HTTP लिखा जाता है, लेकिन जो सिक्योर्ड साइट्स होती हैं उसमें S भी जुड़ा रहता है। अच्छा। और साथ में एक लॉग बना हुआ होता है लेफ्ट साइड पे, उस पे जब क्लिक करके हम लोग देखते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है व्यू सर्टिफिकेट। उस व्यू सर्टिफिकेट पे जब जाते हैं तो वो बता देता है कि जो इसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट था वो वैलिड है अथवा नहीं। ये तो बात हो गई हम लोगों की वेबसाइट्स की। अब जब हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल जो काम कंप्यूटर से किए जाना था वो मोबाइल से करने लगे हैं। मोबाइल में जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उन्हीं के ऐप यूज करें, बार बार साइट पे ना जाएं। अगर आपको बैंक का कोई ट्रांजैक्शन करना है या उसकी पासबुक का फीचर यूज करना है तो उस बैंक का जो ऐप है उसे यूज करें, क्योंकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड है उससे वेरीफाई करने के बाद में ही वो ऐप अनुमति देता है कि आप उसको यूज कर सकें और अपने अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी आप यूज करें साइबर से रिलेटेड चीजें वो ट्रस्टेड सोर्स से होनी चाहिए, और स्पेलिंग्स वगैरह पे उसमें खास ध्यान दें कि आप सही साइट पे पहुंच रहे हैं या किसी गलत साइट पे तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद भी देखा है इसका इस्तेमाल करते हुए कि एक ही साइट से मिलती जुलती स्पेलिंग्स, मतलब नाम एक सा प्रोनाउंस हो रहा है, उसका जो उच्चारण है वो सेम है, लेकिन उनमें स्पेलिंग जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें।
जी सर, इसके अलावा और इसके अलावा ये है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जैसे आपके पास में एक मैसेज आएगा कि आपने लॉटरी जीत ली है, लेकिन लॉटरी जीतने के लिए लॉटरी खरीदनी ज़रूरी होती है, आपने कभी लॉटरी खरीदी नहीं होती ये है। क्राइम बहुत ये बहुत कॉमन है, कॉमन हो गया तो है। इस टाइप के लालचों में ना फंसें। जी कभी आपका ये होता है कि LIC की आपकी कोई पॉलिसी चल रही है, उसको लेके बातें की जाती हैं, कॉल आती है, तो उसमें ना भ्रांति में ना पड़े। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पे आपको LIC की तरफ से मेल आएगा या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मेल आएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में वो आपसे कार्ड का नंबर जानना चाहते हैं, जी तो केवल यही एक सवाल करना होगा कि आपके पास हमारे सारी डिटेल्स हैं, तो आप मेरे को कार्ड का नंबर बताइए, मैं वेरीफाई करूंगा कि ये नंबर है या नहीं है। कभी भी कार्ड नंबर नहीं बताना और है। इसी बीच सर एक अरे एक मैं और कंप्लीट करता हूँ। आज का लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है, ये जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड ये जो चल रही थी, इसका वैक्सीनेशन की 3rd डोज से रिलेटेड कि क्या आपका आधार नंबर जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि 3rd डोज के लिए अगर आपको रजिस्टर कराना हो तो आप आधार नंबर अपना हमारे पास में नोट करा दीजिए, जिससे आपके लिए हम लोग बुकिंग कर सकें। तो इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, जो ट्रस्टेड साइट्स और ट्रस्टेड ऐप हैं उन्हीं के माध्यम से अप्रोच करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस बीच में मैं एक चीज़ मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये सिर्फ आपकी OTP के ज़रिए से ही आपके पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं। इसका एक और नया ट्रेंड चला है, वो है कि पहले जो चोर है आपसे कहेगा कि मुझे ये करवाना है, आपको फौजी बन के अलग अलग तरह से आपको वो बोलेगा और आपसे ये कहेगा कि आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, देखिए पैसे आए कि नहीं आए। वो आपको सिर्फ 10 रुपये भेजेंगे और जब आप उस लिंक को एक्सेप्ट करेंगे 10 रुपये डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन फिर वो दोबारा आपको लिंक भेजेंगे कि सर आ गए, अब मैं आपको और पैसे भेजता हूँ। अगर दोबारा आपने उस लिंक को एक्सेप्ट किया तो समझ लीजिए आपके खाते में जो पैसा है वो बहुत आसानी से उड़ जाएगा। फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए, जाते रहिए, लेकिन उस जो पूरा प्रावधान है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी लिंक को एक्सेप्ट मत कीजिए, पैसे के लालच में आप भी मत आइए। बिल्कुल जो एम्बिगुअस साइट्स हैं, एम्बिगुअस पर्सन्स हैं, उनके साथ इंडल्ज मत होइए। बेसिक फंडामेंटल ये है कि अगर आप उनके साथ इंडल्ज हुए अपने टेलीकॉम के ये मोबाइल के द्वारा या अपने ईमेल्स के द्वारा, तो समझिए गड़बड़ होने शुरू हो गई है एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रे टू हिम। इन सबको बिल्कुल बचत करके चलना, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि मोबाइल इटसेल्फ इज अ बैंक फॉर यू। आप सब कुछ तो उसी से करते हैं, UPI है, सब कुछ है। जरा भी अगर आपने कुछ गड़बड़ किया और उसने अगर हैक कर लिया तो समझिए आपका अकाउंट से पैसा साफ हो गया। जी सर, अगर समय रहा तो UPI के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले रोजगार की बातें कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ बिफोर वी गो टू रोजगार। एक ये है कि एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो टावर लगाने के लिए जो है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। ये बात टावर की चल रही है तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट पेपर्स में निकलते हैं कि आप 25,000 रुपया जमा कर दीजिए, 20,000 रुपया जमा कर दिए, हम आपकी लैंड पे जो है एक टावर लगाएंगे। इन सब के इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इनके प्रे नहीं बनना है। ये बात पूरी जनता को जानना चाहिए कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी इस तरह का कोई ऐड नहीं देती है। दूसरा, TRAI ने भी कई बार इसके लिए बारे में एडवर्टाइज किया है कि इस तरीके के एड्स को बिल्कुल इस पे रिस्पॉन्स मत दीजिए। हाँ, और इस तरह अगर आप पैसा दे देंगे उनको, उनके अकाउंट्स में डाल देंगे तो वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचिए। अगर किसी को अगर कोई जेन्युइन वे में कोई आएगा तो वो कंपनी का आदमी आपके पास आएगा, डिटेल में आपके साथ एग्रीमेंट होगा, बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद ही वो आपके यहाँ टावर लगाएगा। इसलिए ये जो इस तरह के एड्स पेपर्स में आते हैं इन सब से बहुत अच्छी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार पैसा चला गया, आदमी पता ही नहीं कौन है, इज अ अननोन मैन, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसमें बचाव ही जो है वही एक तरीके से काम है। मैंने यही कहा कि उस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लाएंगे, वो प्रक्रिया लंबी है। तो जब तक मामले के तह तक नहीं पहुंचेंगे उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए बचाव जो है वो बहुत जरूरी है। जी, रोजगार की सर हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार इसमें क्या मदद कर रही है। भारत सरकार की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम इस वक्त आई हुई है, उसका नाम है PM वाणी।
दैट इज़ पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। जैसे पहले ज़माने में पीसीओ थे, एसटीडी पीसीओ थे, तो उससे आप टेलीफोन से एक दूसरे से बात कर सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम ये लाया गया है कि अब आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे, क्योंकि अभी सब कुछ तो डाटा से ही हो रहा है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के पास खड़े हैं तो वो कहेगा कि आप हमें अपना आधार दे दीजिए, आप अपना हमें पुराना प्रेस्क्रिप्शन दे दीजिए, तो वो सब आपको किसी से कहना पड़ेगा घर में कि भाई ज़रा इसको भेज दो हमें, वो फ़ोटो खींचेगा, उसके बाद वो आपके टेलीफोन भेजेगा, फिर उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये सब की जो आवश्यकताएँ हैं, ये उस पीएम वाणी का जो कोई अगर सेंटर बन जाएगा तो वहाँ पर से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो एक पीएम वाणी सेंटर्स के लिए जो है कोई लाइसेंस नहीं लेना है, किसी प्रकार आप सीधे अप्लाई करिए, कुछ थोड़ा बहुत आपको इक्विपमेंट लगाना है, एक जगह रखनी है और आप एक वाईफाई स्पॉट क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पर आप कोई आपके साथ आएगा, वो आप उसको एक कोड देंगे, वो एक लैच करेगा, थोड़ा पैसा आपके उसमें अकाउंट में आप डालेंगे, उसमें एक डॉकेट है, उसमें पैसा डालेंगे और उसके बाद आप उस पैसे के जरिए आप उस वाईफाई स्पॉट से कोई कस्टमर जो है वो डाउनलोड कर सकता है। और पीछे जो है उसमें जो बैकएंड में है उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी है, तो फटाफट डाउनलोड होता है। तो ये सुविधा जो है, अब वो जो व्यक्ति वहाँ पे पीएम वाणी का सेंटर लगाएगा उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक रोजगार का साधन है। और ये देश में आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये देश में जिस तरह से एसटीडी पीसीओ थे हर नुक्कड़ कॉर्नर में, ऐसी धीरे धीरे ये पीएम वाणी के जो है कियोस्क बन जाएंगे हर जगह बूथ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रोजगार का साधन आ रहा है। इसकी ओर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं। अच्छा है कि आज इसके माध्यम से भी हम इस बात की अपील करते हैं कि लोग इसकी ओर ध्यान दें और इसको एज रोजगार का साधन बनाएं अपने लिए। इसके प्रोसेस का अगर सर समय रहा तो ज़रूर पूछना, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुशल संचार ऐप के बारे में पहले जान लेते हैं। यतीश सर आपसे, जैसे हम लोग कहीं पे भी बैठते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि सिग्नल लो है या हाई है, बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भारत सरकार दूरसंचार विभाग ने एक ऐप बनाया है कुशल संचार। कुशल संचार अभी हम लोगों का पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया टेस्ट नहीं हो पाया, अभी उसके टेस्टिंग फेज में है। अच्छा। इसमें हम लोग जब इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे हम लोग खड़े होके जब उससे टेस्ट करेंगे तो जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हैं और जिसका डेटा यूज़ कर रहे हैं उसकी सिग्नल की क्या पोजीशन है वो उसमें लिख के आ जाएगा। इस तरह से आप जान सकेंगे सिग्नल सफिशिएंट है बात करने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए या नहीं है। ये भी टेस्टिंग फेज में है, तो अभी पूरी तरीके से इसको लॉन्च नहीं हुआ है, पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, 2-3 फेजेस में हम लोग इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी ये पब्लिक के यूज के लिए नहीं है। बहुत ही जल्दी ये भी हो जाएगा, उससे जान सकेंगे। यानी कि जब ये होगा तो हमारे लिए बहुत सारे फायदे लेकर आएगा। जी हाँ, बहुत सारे नहीं, फायदे ही फायदे लेके आएगा। बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि जो समाज में जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। और सर हम प्रोसेस, हमारे पास समय है चूँकि, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आप हमें बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे रोज़गार की, उसके प्रोसेस के बारे में, वो बूथ कैसे ले पाएंगे लोग? उसके बूथ लेने के लिए एक C.DOT का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ इक्विपमेंट है, PDOA और PDO हैं। PDOAs जो हैं वो पब्लिक डाटा ऑफिस एक्सेस पॉइंट्स है, वो लोग जो है आपको इंस्ट्रूमेंट देंगे, उनसे लेना पड़ेगा 10-20 हज़ार रुपये का, और उसके बाद जो है आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक C.DOT का सॉफ्टवेयर है, उसको लगाना पड़ेगा, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके द्वारा फिर आप किसी के साथ जो है कोई भी किसी के मोबाइल पर आप वो उसके पैसे का उसमें हिसाब है, ऐप है वो एक, और फिर वो आप उसको जो थोड़ा पैसा वो डालेगा, उसके बाद वो आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसको वो एक्सेस कर सकता है कोई भी कस्टमर, और उसके द्वारा फिर वो आपके अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल से डाउनलोडिंग शुरू कर सकता है। ये फंडामेंटल है इसका। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो इसमें जो हमारी DOT की जो साइट है उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है। उसमें वो जाएगा तो उसे सब पता लग जाएगा। जी, अगर आप भी इस बूथ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया कि DOT की एक साइट है, आप उसको सर्च करके उस साइट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दूरसंचार का प्रयोग
तो सारे के सारे लोग कर रहे हैं विश्व स्तर पर, और भारत में भी यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। केवल मैं ये कहना चाहूँगा कि खूब संवाद करें, खूब यूज़ करें, लेकिन सुरक्षित तरीके की यूज़ करें। वो तभी संभव है जब किसी लालच में ना पड़ें, और जो इधर उधर से प्रलोभन आते हैं वेबसाइट के माध्यम से, SMS के माध्यम से, अदर सोर्सेज ऑफ मैसेजेस के माध्यम से, उनके ट्रैप में ना फंसें और सुरक्षित संवाद करें। और दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे समय का हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत सारी बातचीत हम कर सकते थे आगे भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज, हालांकि बहुत चीज़ें हमने कवर की हैं, लेकिन समय आगे हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारे एक्सपर्ट ने आप तक जानकारी पहुंचाई है उससे आप सभी सहमत होंगे, और जो सावधानियां आपको बताई गई हैं उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और बचाव भी करेंगे, क्योंकि बचाव ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इवन पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है डेटा के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, उनसे सिर्फ आप खुद बच सकते हैं, और किस तरह से बचना है ये हम आपको बता चुके हैं। तो जागरूक रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, क्योंकि जानकारी का ये सफ़र जारी रहेगा। नमस्कार।